हेलो दोस्तों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित है। इस वीडियो में हमने आपके अध्ययन की सामग्री को आसान से आसान बनाने की पुरजोर कोशिश की है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गज़ल। गज़ल शब्द सुनते ही जैसे दिल कुछ गुनगुनाने लग जाता है, रूह महक उठती है और दिलो दिमाग पर जैसे जादू सा छा जाता है। दोस्तों, हम ये गज़ल पढ़ें इससे पहले गज़ल के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। गज़ल अरबी भाषा से उर्दू में आई। गज़ल शब्द का अर्थ प्रेमिका से वार्तालाप माना गया है, किंतु आज के ज़माने में गज़ल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने दायरे के अंदर समेटती हुई प्रतीत हो रही है। गज़ल शेरों से बनती है। हर शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं। शेर की हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं। गज़ल की खास बात यह है कि उसका प्रत्येक शेर अपने आप में आज़ाद होता है, पूरी कविता होता है। उसका संबंध गज़ल में आने वाले अगले या पिछले शेर से हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि गज़ल में अगर 15 शेर हैं तो ये कहना गलत न होगा कि उसमें 15 आज़ाद कविताएं हैं। शेर के पहले मिसरे को मिसर उल्ला और दूसरे को मिसर सानी कहते हैं। गज़ल का आरंभिक शेर मतला कहलाता है। काफिया वह शब्द जो दोनों पंक्तियों में रदीफ के पहले और हर शेर की दूसरी पंक्ति में रदीफ के पहले आए उसे काफिया कहते हैं। जैसे बर, गर, मर, डर, तर, मकां, जहां, समा आदि। रदीफ काफिये के बाद जो शब्द आता है उसे रदीफ कहते हैं। पूरी गज़ल में रदीफ एक होती है। कुछ गज़लों में रदीफ नहीं होती। ऐसी गज़लों को मैर मुरद्दफ गज़ल कहा जाता है। तुकांत रहित। रदीफ तुकांत का ही एक रूप है। जैसे कविता पढ़ते समय कविता की पंक्ति के अंत में आती है, जाती है, नहाती है, खाती है, पाती है, ये रदीफ ही हैं। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है। इस शेर में शायर अपना उपनाम लिखते हैं। उपनाम को तखल्लुस कहा जाता है। बहर मात्राओं का एक मीटर होता है। इस मीटर के आधार पर ही हर मिसरा यानी कि प्रत्येक पंक्ति का निर्माण होता है। आपने हिंदी कविता के अंदर छंद पढ़े हैं। बहर भी लगभग छंद की तरह है। बहर संख्या में 32 मानी गई हैं। सभी बहरों में अलग अलग मात्रा भार होता है। जो गज़ल बहर के नियमों को ध्यान में रख कर रची जाती है उसे गज़ल की दुनिया में बेहतरीन गज़ल माना जाता है। गज़ल का इतिहास। गज़ल फारसी भाषा से उर्दू भाषा में आई और पहला शायर बना मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये दक्कन के बादशाह थे और इनकी शायरी में फ़ारसी के अलावा उस समय की उर्दू और दक्कनी बोली भी शामिल थी। इनकी शायरी का संकलन दीवान प्रकाशित हुआ। कुतुब शाह के बाद के शायरों में गवासी, वजही, बहरी आदि कई नाम आते हैं। वली ने उर्दू शायरी को शानदार दर्जा प्रदान किया। वली के साथ ही उर्दू शायरी दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर आई। इसी समय से उत्तरी भारत में शायरी का दौर शुरू हुआ। उस समय के शायरों में आबरू, नाजी, मजमून, हातिम आदि मशहूर थे, लेकिन इनमें वली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। शायरी के इस दौर में दक्कनी के शब्द काफ़ी संख्या में कम हो गए थे। शायरी के इस दौर में अंत में आने वाले कुछ शायरों के नाम इस प्रकार हैं। मजर, जाने जाना, सादुल्ला, गुलशन खान, आरजू आदि। वास्तव में इन सब ने मिलकर उर्दू शायरी को एक अच्छा मुकाम प्रदान किया, लेकिन गज़ल को दिलकश और रूहानी बनाया संगीतकारों और गायकों ने। दोस्तों, ये था गज़ल का संक्षिप्त परिचय। आप फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित एक गज़ल का अध्ययन करते हैं।
नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक घिरे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। नौरस नया रस, गुंजे कलियां, पंखुड़ियाँ पंखुड़ियाँ, नाजुक कोमल गिरहें गांठे। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं कि नए रस से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोल रही हैं, अर्थात कली से फूल बन रही हैं। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। उड़ जाने मीन उड़ जाने के लिए, रंगो बू सुगंध और रंगने, गुलशन माने बाग। कहता है ऐसा लगता है जैसे गुलशन के अंदर खुशबू और रंगने उड़ जाने के लिए पर तोले हैं, अपने पंखों को खोला है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकाने से मतलब है कि रात ढल रही है और तारे इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे आंखें झपकाने लग गए हैं। जर्रा जर्रा सोए और प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, अर्थात रात ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे वह सो रही है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ये मित्रों तुम सुनो, सब माने रात, रात के ये सन्नाटे कुछ कह रहे हैं, अर्थात कवि को ऐसी स्थिति में अपने प्रिय की याद आ रही है और उसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये रात के सन्नाटे कुछ कह रहे हैं। कहने का भाव यह है, ये रात के सन्नाटे उसी के साथ वार्ता करते हैं जिसके मन में पीड़ा होती है। फिराक साहब इन पंक्तियों में कहते हैं, हम हों या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि कहता है कि मैं हूँ चाहे मेरी किस्मत, दोनों को एक काम मिला है, अर्थात दोनों को ही अभाव का सामना करना पड़ा है। किस्मत हमको रो लेवे है, मेरी किस्मत मेरी हालत पे रोती है, हम किस्मत को रो लें और मैं अपनी किस्मत की हालत पर रोता हूँ, अर्थात मेरे जीवन में निराशा और उदासी के सिवा कुछ नहीं है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोलें। प्रेम की निंदा करने वाले के लिए कवि कहता है, जो मुझको बदनाम करें, जो मेरे प्यार को और मुझे बदनाम करते हैं, काश वे इतना सोच सकें कि वो अपने बारे में सोच पाते कि मेरा पर्दा खोलें, क्या वे मेरी बदनामी कर रहे हैं या अपना पर्दा खोलें या अपनी बदनामी कर रहे हैं। भाव यह है कि निंदकों को इस बात का एहसास नहीं होता कि वे दूसरों की बुराई करके अपनी कमजोरी प्रकट करते हैं। वे सच्चाई को भी नहीं जानते कि निंदा करने वालों को संसार बुरा ही कहता है। जिसकी वे निंदा करते हैं उसे लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारी बुराई अपने आप ही प्रकट हो जाती है। कवि पहले की पंक्तियों में अपने भाग्य को कोसता है तो अंतिम दोनों पंक्तियों में अर्थात अंतिम शेर में वह निंदकों पर व्यंग कसता है और उनको फटकार लगाता है। ये कीमत भी अदा करें हम, बैदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। बैदरुस्ती भली प्रकार से, होशो हवास पूरे होश में। कवि कहता है अपनी प्रिया को याद करते हुए कि हम पूरे होश हवास में भली प्रकार से प्यार की कीमत चुका रहे हैं। अदा करना, चुकाना। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि अगली पंक्ति में कहता है, तेरा सौदा कर लें, अर्थात जो प्यार करता है दीवाना भी हो लें, वो पागल सा हो जाता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। पासे अदब पूरा सम्मान, दुनिया का ख्याल दुनिया की चिंता। कवि कहता है, ये प्रिय मेरे मन में तुम्हारे दुखों का पूरा ध्यान है, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता हूँ
मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस दुनिया का ख्याल भी रखना पड़ता है, अर्थात सामाजिक रस्मों रिवाज का भी मुझे ख्याल करना पड़ता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। और कहता है दुनियादारी का ख्याल करते हुए मैं चुपचाप छिप छिप के तुम्हारे प्यार के लिए रो लेता हूँ। अगला शेर देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत माने स्वभाव, तवाजुन माने संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क रूप सौंदर्य का संसार। वे इन पंक्तियों में कहता है कि आलमे हुस्नो इश्क में भी कि मनुष्य की प्रवृत्ति सौंदर्य के संसार में बनी रहती है। फितरत का कायम है तवाजुन, और इसमें लेन देन का स्वभाव भी संतुलित रहता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पर संतुलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि व्यक्ति जितना प्यार में खोता है उतना ही पाता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम में समर्पण ही प्रेम है। आबोताब असरार ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबोताब असरार चमक दमक के साथ। बैंतों माने शेर। आबोताब असरार ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे शेरों की चमक दमक में मत खो, तुम भी आंखें रखो हो, अर्थात तुम भी उन्हें समझने की कोशिश करो। आंखें रखना समझना, ये जगमग बैंतों की दमक है। ये जगमग मीन जगमगाती हुई, दमक मीन चमक, बैंतों में शेर की मीन की। कहता है कि ये समझने की कोशिश करो कि मेरे शेरों की जो चमक दमक है, हम मोती रोले हैं, उनमें मेरी आंख से गिरे हुए आंसुओं का सौंदर्य भी शामिल है। अर्थात मेरी कविता तुम्हारे वियोग में मेरे अंतर मन की पीड़ा है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। अंजुमने में शराब युक्त महफिल, रिंदों शराबियों, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवता, बाबे गुनाह के अध्याय खोले खोले हैं। दूसरी पंक्ति से इस शेर का अर्थ करते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, रात के हो जाने पर, गर्दू में आकाश, आकाश में फरिश्ते, बाबे गुने पाप का अध्याय, जग संसार खोले खोले हैं, संसार के पापों का अध्याय खोल कर बैठे हैं। और हम अंजुमने में शराबियों की महफिल में बैठकर तू याद आए तुम्हें याद कर रहे हैं, अर्थात शराब पीकर विरह वेदना को कम कर रहे हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। आखिरी शेर में कवि कहता है कि लोग मेरी गज़ल की तारीफ कर रहे हैं। सदके फिराक, हे फिराक हम तुम पर कुर्बान होते हैं। एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज़। एजाजे सुखन काव्य का सौंदर्य, और लोग कहते हैं कि फिराक काव्य के सौंदर्य से ये सुंदरता कैसे चुरा ली। तुमने इतनी सुंदर शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। पर्दों मीन शब्दों, गज़लों मीन गज़लों। और कहते हैं कि फिराक तुम्हारी गज़लों के अंदर जो शब्द हैं वो इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे मीर की गज़लें बोल रही हैं, अर्थात तुम्हारी गज़लें मीर की गज़लों की तरह सुंदर, सुघड़, सुडोल एवं आकर्षक हैं।